हेलो अस्सलाम वालेकुम। फीफा वर्ल्ड कप 2022 20 नवंबर से कतर में शुरू हो चुका है। कतर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जो कि मिडल ईस्ट के अंदर है। कतर की टोटल आबादी तकरीबन 2.93 मिलियन है, जिसमें से 85% माइग्रेंट वर्कर्स और 15% वहाँ के सिटीजन्स हैं। कतर एक हाई इनकम कंट्री है और कुछ अंदाज़ों के मुताबिक कतर का जीडीपी पर कैपिटा 4th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने की बिड 2010 में जीती थी। कतर ने जब ये बिड जीती तो उस वक्त भी कतर के ऊपर बहुत सी एलिगेशंस लगी। जो फीफा वर्ल्ड कप एसोसिएशन थी उसके ऊपर भी बहुत सी एलिगेशंस लगी कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर, डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कतर को एज अ होस्ट कंट्री सिलेक्ट किया। उस वक्त की चंद एक रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त के जो फ्रांस के प्रेसिडेंट सार्कोजी थे, उन्होंने फीफा एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे उनको प्रेशराइज किया कि कतर को सिलेक्ट किया जाए और वहाँ पे वर्ल्ड कप को होस्ट किया जाए। आखिर ये अपोजिशन क्यों थी? कतर जो है वो एक सदर्न रीजन में पाया जाने वाला मुल्क है। जो यूजुअली फीफा वर्ल्ड कप होता है वो जून के अंदर होता है, लेकिन कतर में चूंकि जून के अंदर स्कॉचिंग हीट होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कतर में जून के अंदर वर्ल्ड कप होस्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने कतर में जो वर्ल्ड कप होस्ट करना था उसके लिए नवंबर और दिसंबर को सूटेबल मंथ्स कंसीडर किया और उसमें वर्ल्ड कप को होस्ट किए जाने का स्केड्यूल इशू किया। अब इसकी वजह से जो वहाँ की इंडिजिनस लीग्स थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनको अपने सारे की सारी जो लीग्स थी उनको रीस्केड्यूल करने पड़े अपने इवेंट्स, क्योंकि कतर ने जो वर्ल्ड कप होस्ट करना था 2022 में वो उसका वर्ल्ड कप नवंबर और दिसंबर में होना था, जो कि यूजुअल मंथ्स के से डिफरेंट था। अब कतर ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए तकरीबन $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि तकरीबन कतर ने $300 बिलियन इन्वेस्ट किए। सवाल ये पैदा होता है कि कतर ने जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, क्या कतर इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा? इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुए हैं, किसी भी वर्ल्ड कप में इतनी तारीखी इन्वेस्टमेंट हमें नज़र नहीं आती। साउथ अफ्रीका में 2010 में वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका ने तकरीबन $3.2 बिलियन इन्वेस्ट किए और जो टोटल रेवेन्यू था वो तकरीबन $5.2 बिलियन था। 2017 में रशिया ने वर्ल्ड कप को होस्ट किया और उसने भी तकरीबन $7.2 बिलियन इन्वेस्ट किए और उससे कुछ रीजनेबल रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन कतर ने $220 बिलियन क्यों इन्वेस्ट किए? क्या कतर इतने पैसे दोबारा भी कमा पाएगा? एक बात तो ये समझ में आती है कि कतर सिर्फ उस रेवेन्यू पे फोकस नहीं कर रहा जो उसको डायरेक्टली मिलेगा फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने से। जो वो लोग, जो टूरिस्ट आएंगे, वो चाहे वो होटल्स में स्टे करें या वो शॉपिंग करें या वो कुछ और वहाँ की फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करें, वहाँ से रेवेन्यू के जो एस्टीमेट्स हैं वो तकरीबन $17 बिलियन के हैं। लेकिन कतर की जो उससे पीआर बनेगी, कतर एक्सपेक्ट ये करता है कि उस पीआर की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, जैसे कि आजकल दुबई या अबू धाबी में है। इसलिए कतर ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना मुनासिब समझा। कतर अभी तक जो है वो दुनिया का प्रूवन 3rd लार्जेस्ट ऑयल और गैस रिजर्व्स का मालिक है। कतर जो है वो LNG वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LNG इंपोर्टर भी है। जब कतर एक सक्सेसफुल इवेंट, जो कि फुटबॉल का जो इवेंट है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले इवेंट है। जो इवेंट रशिया में हुआ उसको तकरीबन 3.2 बिलियन लोगों ने देखा। उसके बाद सोशल मीडिया में एक मज़ीद एडवांसमेंट आई, टिकटॉक एक नई एडिशन हुई, जिससे अंदाज़ा अब ये किया जाता है कि 3.2 बिलियन की बजाय तकरीबन 5 बिलियन लोग इस वर्ल्ड कप को देखेंगे। इसलिए कतर ने अपनी PR के लिए इस इवेंट को होस्ट करने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की और साथ उसके पास जो रिजर्व्स हैं उनको भी, क्योंकि एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो वहाँ से उसकी जो चीज़ें हैं वो दुनिया पूरी में अच्छे तरीके से सेल होंगी। कतर अपने कल्चर को अच्छे तरीके से सेल कर पाएगा और कतर इतना बड़ा इवेंट होस्ट करके दुनिया के अंदर अपनी एक पोजीशन बना पाएगा। जहाँ कतर इस इवेंट को सक्सेसफुली होस्ट कर रहा है, वहाँ पे इसके ऊपर बहुत सी एलिगेशंस भी लगाई गई वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से। कुछ कंट्रीज़ ने कहा कि ये पे डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा, यहाँ पे LGBT राइट्स जो कि कतर में स्ट्रांगली अपोज्ड हैं और स्ट्रांगली डिनाइड हैं, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए उसकी वजह से भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसको अपनी अपोजिशन का निशाना हमेशा से बनाया। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये भी था कि कतर ने माइग्रेंट वर्कर्स, जिनकी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि 85% इसकी जो आबादी है वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको कतर ने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल इंफ्रास्ट्रक्चर वो राइट्स नहीं दिए जो ये लोग डिज़र्व करते थे। उनके वर्किंग आवर्स बहुत सख्त थे, उनको वेजेस पूरी नहीं दी गई और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6500 लोगों की डेथ्स हुई ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल 7 बड़े स्टेडियम, एक अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क जो सारे स्टेडियम्स को आपस में कनेक्ट करता है, बहुत से होटल्स हैं, बहुत से शॉपिंग मॉल्स और डिफरेंट इंटरटेनमेंट के सेंटर्स बनाए गए हैं।
اب قطر کا اگر پاکستان سے موازنہ کیا جائے تو قطر رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے چاغی ڈسٹرکٹ سے بھی چھوٹا ہے. قطر کی آبادی 2.93 ملین ہے، جس میں سے بھی 85% مائیگرنٹ ورکرز ہیں، جبکہ پاکستان کی آبادی 220 ملین ہے. پاکستان بہت سے لحاظ سے قطر سے ریسورسز میں رچ ہے، لیکن کیا پاکستان نیکسٹ ورلڈ کپ کے لیے بڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان اتنے بڑے ایونٹ کو ہوسٹ کرے؟ پاکستان یقیناً کر سکتا ہے اگر پاکستان اپنے پولیٹیکل ایشوز کو اور اکنامک ایشوز کو ایڈریس کر لے تو.